तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का जो यूनिट है वो लास्ट यूनिट है हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स का। और इससे पूरे लेक्चर में हम लोगों ने 4 यूनिट्स को अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं फायदेमंद जरूर लगी होंगी। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सीरीज का जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग और भी अदर जो टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स को कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड इसको। अगला जो मॉड्यूल है, जो कि लास्ट मॉड्यूल है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वैक्यूम। ओके, तो यहाँ पे हम क्या क्या चीजों को डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। कैलकुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ डायलेक्टर्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बुक कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन इस बुक को पढ़ने का मेन तरीका क्या है, मेन कौन कौन से कंसेप्ट है और कौन कौन से टॉपिक्स को स्किप करने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। और जो भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को बताया जाएगा। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है जिसमें कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी, यानी जिसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि, कहीं या कहीं अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम का होगा वो इन चीजों को अच्छी तरीके से रिलेट कर पा रहा होगा। तो वो क्या होता है, आपको एक हेडिंग बना लेना है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से। उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि वेक्टर एनालिसिस इज अ मैथमेटिकल टूल with which electromagnetic concepts are most conventionally expressed and best comprehended। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो वेक्टर एनालिसिस है एक प्रकार का मैथमेटिकल टूल होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट को काफी ज्यादा बेहतरीन बनाने का काम करता है। एंड इन द स्टडी ऑफ in the study of elementary physics we come across several quantities such as mass, temperature, velocity, acceleration, force and charge। यानी अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारे क्वांटिटीज रहती हैं, जैसे मास रहता है, टेम्परेचर रहता है, वेलोसिटी रहता है, एक्सेलरेशन रहता है, किसी चीज का फोर्स रहता है, चार्ज रहता है। तो सम ऑफ दीज क्वांटिटीज हैव एसोसिएटेड विद देम नॉट ओनली अ मैग्नीट्यूड बट आल्सो अ डायरेक्शन इन द स्पेस। यानी ये केवल क्वांटिटी को ही कैरी नहीं करता, ये केवल मैग्नीट्यूड ही कैरी नहीं करता, बल्कि एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है कि वोल्टेज किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फोर्स कहां लग रहा है, चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये चीजें होती हैं वेयर अदर आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, एंड द फॉर्मर क्लास ऑफ द क्वांटिटीज आर नॉन एज वेक्टर। यानी जो फॉर्मर क्लास होते हैं जो क्वांटिटीज के लिए यूज होते हैं उनको हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। एंड द लेटर क्लास ऑफ क्वांटिटीज आर नॉन एज द स्केलर। यानी जो लेटर क्वांटिटीज होती हैं जो कि बाद में यूज होती हैं वो क्या कहलाती है, स्केलर कहलाती है। And to distinguish between a scalar and the vector it is customary to represent a vector। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं a वेक्टर दिया गया है, तो ये किसको रिप्रेजेंटेट करता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस टाइप ऑफ बोल्ड फेस a and b। स्केलर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल एज लेटर ऑफ डैश a b c u v। कैपिटल लेटर से जो स्केलर है उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब आपका आता है यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर बेसिकली अगर हम किसी भी वेक्टर का किसी भी एक कह सकते हैं कि एक फॉर्मेट का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो और डिवाइड बाय उसके मॉड्यूलस करेंगे हम लोग, तो हमें जो एग्जैक्ट जो यूनिट वेक्टर वो मिल जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि वेक्टर ए हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज स्केलर रिटन एज ए और मॉडुलस ऑफ ए। एंड अ यूनिट वेक्टर ए ऑफ ए along with a is defined as a vector whose magnitude unit that is 1। यानी जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट 1 रहेगा उस कंडीशन में ये लिखा जाएगा। और इसको लिखने का जो तरीका है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर आप दे दीजिएगा और यूनिट वेक्टर में इस फॉर्मूला को आप लिख दीजिएगा, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ओके, क्योंकि इसमें कर्ल डाइवर्जेंस वाली भी चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। अब यहाँ पे आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे दिया गया स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग चीजों को आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। जितने भी पैराग्राफ में चीजें हैं उनको ब्रेक करके आपको क्या कर लेना है, पॉइंट वाइज चीजों को लिख लेना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कूलम्ब लॉ। यानी कूलम्ब लॉ पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो वो क्या होता है, अगर आपने क्लास 11th या फिर 12th पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपको कूलम्ब लॉ देखने को जरूर मिला होगा, वही लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इसमें कह रहा है कि कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन टू वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट separated in a vacuum by distance which is large compared to their size is proportional to the change to the charge on each and inversely proportional to the square of distance between them। यानी कहने का मतलब क्या है, जो कूलम्ब लॉ कहता है कि जो भी दो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं जो सेपरेटली वैक्यूम के द्वारा डिस्टेंस से कैरी करते हैं
उसमें जो लार्ज compared to their size is directly inversely proportional to their star of distance, यानी वो inversely proportional होता है। तो उस inversely proportional को हटाने के लिए हमें एक k कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है। तो f इज इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर रहेगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन। और यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा वो 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एफ यानी फोर्स पर मीटर होगा। और यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटीज ऑफ चार्जेस हो सकती हैं। ओके, और ये सारी चीजें दी गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो फाइनल जो कूलॉम लॉ का जो फॉर्मेशन जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या मिलेगा हमें, F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। तो ये पूरा प्रोसीजर है कूलॉम लॉ का। तो ये फॉर्मूला का याद रखना बेहद जरूरी है। आप चाहे तो इसके जो सब कंडीशंस है उन कंडीशंस को भी लिख सकते हैं। ओके, ये उतना जरूरी टॉपिक नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। मैं वही टॉपिक को लेकर चल रहा हूं जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है, एग्जामिनेशन के लिए बेहद जरूरी है और आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करने में मदद करे। वही टॉपिक्स को मैं लेके कवर अप करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ओके, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ केस ऑफ पॉइंट लाइन सीट वैक्यूम एंड चार्ज डेंसिटी। तो पॉइंट चार्ज पे जो आपका फॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा और जो फॉर्मूला होगा वो इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर इंटू AR होगा। और दिस स्पेरिकली सिमेट्रिक फील्ड दैट फॉलोज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ। और जो लाइन चार्ज होगा वो लाइन चार्ज कुछ इस प्रकार से इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में होगा। और ये जो आपका जो सीट चार्ज होगा, सीट चार्ज आप देख सकते हैं, सीट चार्ज में ये पूरा फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका वॉल्यूम चार्ज है। और ऑल दो जितने भी चार्जेस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उन चार्जेस के सिंपल से आपके फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए, फिगर क्लियर होना चाहिए। बस फिगर और फॉर्मूला अगर आप लिख देते हैं तो आपका काम बन जाएगा, कोई और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जरूरी है, लेकिन अगर आप इसको स्किप भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि नहीं। ओके, उसके बाद आपका है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर डी अ वेक्टर क्वांटिटी विच मेजर द क्वांटिटी ऑफ लार्ज डेल क्यू पर एरिया एलिमेंट डेल ए डिस्प्लेसमेंट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यानी अगर हमें एक लार्ज इलेक्ट्रिक इंडक्शन को अच्छी तरीके से कैरी करना है तो उस कंडीशन में ये फॉर्मेशन यूज होगा। और इसके अकॉर्डिंग इसका जो एसआई यूनिट होगा वो कूलॉम पर स्क्वायर मीटर होगा। ओके, तो अगला आपका है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाई इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको ये करने के लिए। लेकिन ये जो आपका है डाई इलेक्ट्रिक लॉस, ये थोड़ा सा जरूरी हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो है व्हाट फैक्टर अफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस, यानी डाई इलेक्ट्रिक और लॉसेस भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से कवर अप कर लेना है। छोटा सा टॉपिक है ये, ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और लास्टली ये फॉर्मूला आपका पता होना चाहिए और ये जो फॉर्मेशन है इसके अंदर वो पता होना चाहिए जिसमें फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डाइलेक्ट्रिक लॉसेस फॉर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। जिसमें सबसे पहला आपका आता है टेम्परेचर, दूसरा आपका आता है ह्यूमिडिटी, तीसरा आपका फ्रीक्वेंसी और पांचवा आपका वोल्टेज। और ये चौथा जो है वो हाइग्रोस्कोपिक इंसुलेशन है। तो उसके रिगार्डिंग सारी चीजें दी गई हैं। एंड उसके बाद कह रहा है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, यानी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो टेम्परेचर का प्रभाव यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। और ये जो फॉर्मेशन है, ये जो फिगर है, इस फिगर को आप बना दीजिएगा और ये जो ऊपर का जो पॉइंट है आप वहां पे उसको लिख सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है आपके लिए वो क्या है वो मैं आपको डिस्कस कर दूं। सारे टॉपिक्स आपको नहीं लेके चलने हैं क्योंकि ये बुक आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन है जो कि डाइलेक्ट्रिक के लिए यूज होंगे। तो डाइलेक्ट्रिक को आपको एक हेडिंग बना लेना है, उस हेडिंग में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने बताया कि ये टॉपिक्स आपको कवर अप कर लेने हैं तो आपको कर लेना है। और यहाँ पे एप्लीकेशन के रिगार्डिंग भी एक सब हेडिंग बना लेना है। उसमें कुछ एप्लीकेशन जो कि डाइलेक्ट्रिक के लिए यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस, सेकंड आपका है थर्मल एप्लीकेशंस, एनर्जी स्टोरेज एंड डेटा स्टोरेज। इन चार कंडीशंस में जो एप्लीकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक है वो यूज किए जाते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में तो इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंक्लूड द ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एप्लीकेशंस एज इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर लार्जली गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रॉन। और थर्मल एप्लीकेशन में भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, एनर्जी और फॉर्मेशन में भी पॉइंट दिया गया है और साथ ही साथ डेटा स्टोरेज में भी दिया गया है। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि जो कूलॉम लॉ है, कूलॉम लॉ पे आधारित इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को आपको
मिल सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे फायदा आपको होगा। अगर लेवल बढ़ता है तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। अब अगला टॉपिक आता है डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट एंड स्टोक्स थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर टॉपिक, मैथमेटिकल का कंसेप्ट है यहाँ पे जो यूज होता है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो हमेशा एग्जामिनेशन में फिक्स ही रहता है। तो डेल ऑपरेटर क्या होता है, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल को जानने से पहले डेल ऑपरेटर को जानना जरूरी है। तो इसमें कह रहा है कि द डेल ऑपरेटर is a vector space function operator and is defined through the spatial derivatives with respect to the space coordinate। यानी ये जो डेल ऑपरेटर है एक प्रकार का वेक्टर स्पेस फंक्शन है जो ऑपरेट होता है और डिफाइंड होता है किसके द्वारा, एक डेरिवेटिव फंक्शन के द्वारा जो रिस्पेक्ट होता है किससे, स्पेस से। और इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इट इज डिफाइंड एज, यानी कार्टेशियन फॉर्मेट में हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल इज इक्वल टू एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस ए वाई डेल बाई डेल वाई प्लस ए जेड डेल बाई डेल जेड। यानी जेड के फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं ए जेड का यूज हो रहा है, वाई के फॉर्मेशन में ए वाई का यूज हो रहा है। अब अगला आपका आता है जो आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ओके, तो ग्रेडियंट क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि ग्रेडियंट इज एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन अ स्केलर फंक्शन विच रिजल्ट इन अ वेक्टर फंक्शन। यानी ग्रेडियंट जो है वो एक प्रकार का ऑपरेशन है जो परफॉर्म होता है एक स्केलर फंक्शन के लिए जो रिजल्ट देता है एक वेक्टर फंक्शन को। ओके, at any point the magnitude of this vector function is region of the scalar field, यानी field is maximum rate of increase of the scalar function at the point, एंड यहाँ पे जो डायरेक्शन है वेक्टर फंक्शन का एट द पॉइंट इज द डायरेक्शन इन द विच द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीजेस। तो यहाँ पे जो वेक्टर फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे दिया गया है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। और जो कंसेप्ट ऑफ ग्रेडियंट है यहाँ पे दिया गया है, और जो आपका इक्विपोटेंशियल ग्रेडियंट है वो यहाँ पे दिया गया है। तो ऑल्दो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, कवर अप कर लेना है इस फॉर्मूला को। ये आपका कार्टेशियन के लिए है ये फॉर्मेशन, ये आपका सिलेंड्रिकल के लिए, ये स्फेरिकल के लिए है। कई बार ये पूछ दिए जाते हैं, तो इनको लेके आपको अच्छी तरीके से चलना है। उसके बाद कह रहा है कि स्टेट एंड प्रूव द डाइवर्जेंस थ्योरम। यानी डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, जिसे हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है, कह रहा है कि द डाइवर्जेंस स्टोक्स थ्योरम स्टेट दैट द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए टेकन ओवर एनी वॉल्यूम v इज इक्वल टू द सरफेस इज सराउंडिंग टू द वॉल्यूम। यानी जो डाइवर्जेंस थ्योरम होता है वो बताता है कि जो मूविंग इंटीग्रल होता है किसी भी डाइवर्जेंस वेक्टर का ए का, वो टेक किया जाता है किसी भी वॉल्यूम के जो इक्वल होता है किसके, सरफेस एस, और सराउंडिंग जो वॉल्यूम होता है उसके इक्वल होता है। और एक और फॉर्मेशन है इसमें डबल कोटेशन के अंदर, अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर आप लिख रहे हैं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि द डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द इनक्लोज वॉल्यूम। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो प्रूफ का फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया, सिंपल सा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने क्लास 11th और 12th पढ़ा होगा तो वहां पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको देखने को कहीं ना कहीं मिला होगा। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस आप देख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि द डाइवर्जेंस थ्योरम यूज टू एनी वॉल्यूम वी दैट इज बाउंडेड बाय सरफेस। यानी कोई भी वॉल्यूम वी है जो एस सरफेस से बाउंडेड हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका यूज हम कर सकते हैं। सेकंड आपका कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ डीएस इज ऑलवेज दैट ऑफ द आउटवर्ड नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस डीएस एंड डायरेक्ट अवे फ्रॉम द वॉल्यूम। एंड थर्ड कह रहा है कि द डाइवर्जेंस थ्योरम हेल्प्स अस इन रिप्लेसिंग द सरफेस इंटीग्रल बाय वॉल्यूम इंटीग्रल। ओके, उसके बाद कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। तो डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर तो हमने देख लिया, ये वेक्टर का फॉर्मेट है, तो ये इस फॉर्मेशन में आप इसको लिख सकते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मेशन है, आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि कर्ल और वेक्टर फील्ड क्या होता है। तो कर्ल आप देख सकते हैं, कर्ल के लिए जो फॉर्मेशन है यहाँ पे दिया गया है, और सिंपल सा जो क्रॉस सेक्शनल वाला प्रोसीजर है ये कर्ल के लिए यूज होता है, ए क्रॉस बी। तो ए जो आपका ए एक्स ए वाई ए जेड है लिख दिया जाएगा, और यहाँ से जो इसके साथ जो टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स लिख दिए जाएंगे। तो डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल बाय डेल बाय डेल जेड यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल यहाँ पे पूछा जाता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट। तो यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आपको दिया है, तो इतना लंबा चौड़ा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है। और यहाँ पे कई बार प्रूफ भी पूछ देता है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज 0। ये प्रूफ करने के लिए ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसको आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला जो थ्योरम आता है वो आता है स्टोक्स थ्योरम। ये क्या होता है, काफी पॉपुलर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें कह रहा है स्टोक्स थ्योरम स्टेट दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए
taken over any surface is equal to the line integral of a round periphery C of the interference. यानी although इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ एस यानी सरफेस के लिए जो डेल क्रॉस ए डीएस होगा वो किसके इक्वल होगा, जो आपका सी है इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट ए आई के इक्वल होगा। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो प्रूफ आपके सामने दिया हुआ है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे प्रूफ भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। अब इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आधारित जो है वो आपको प्रैक्टिस करने है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि आरजीबी अगर लेवल उठाता है तो हर एक लेवल पे आपको तैयार रहने की जरूरत है, तैयारी बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 100% कर्ल और ग्रेडियंट डाइवर्जेंस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को आपको मिलेगा। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रैक्टिस ही एकमात्र तरीका है आपके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने के लिए। ओके, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। स्टॉक थ्योरम पे आधारित भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बी वेरी प्रिपेयर और ऑलवेज हैप्पी विथ आवर चैनल। ओके, अब यहाँ पे आपका जो अगला आता है वो आता है आपका गॉस थ्योरम, कंटिन्यूटी इक्वेटर इक्वेशन फॉर द करंट डेंसिटीज। तो गॉस लॉ क्या होता है, तो गॉस लॉ यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि गॉस लॉ स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। यानी गॉस लॉ जो होता है वो बताता है कि जो फ्लक्स के इमर्ज होता है एक क्लोज सरफेस से वो इक्वल होता है जो चार्ज इंक्लोज होता है सरफेस के उसके। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डीएस दिया हुआ है इज इक्वल टू क्यू और यहाँ पे उसका फिगर दिया हुआ है। तो ये सारे फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं, ये पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, आप इसको अच्छी तरीके से इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस के अंदर नहीं है, सिंपल सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन आप कर लेंगे काम बन जाएगा। ओके, और क्लोज सरफेस के लिए भी जो गॉस एलिमिनेशन यूज होता है वो भी दिया गया है, आप इसको भी कवर अप कर सकते हैं। ऑल्दो सारे टॉपिक्स नहीं देखने हैं आपको, इतने ही टॉपिक देखने हैं, और भी कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो कवर अप कर दिया जाएगा। क्योंकि मेन चीजें ये है कि मटेरियल आपके पास कितना भी रहे, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है तो वो चीजें बेकार है। तो इस प्रकार का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इतना हार्ड लेवल का तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर दे दे तो आपको प्रिपेयर रहना है। तो एक क्वेश्चन तो आपको इस पर देख के जाना ही जाना है। ओके, अब यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन है, तो मैक्सवेल इक्वेशन अलग अलग फंडामेंटल के लिए अलग अलग यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन दिया गया है, डिफरेंशियल फॉर्म में ये होता है, इंटीग्रल फॉर्म में ये होता है, फिजिकल जो आपका सिग्निफिकेंस है वो एम्पियर्स लॉ है, और ये आपका फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन फैराडेज लॉ के लिए यूज होता है, ये गॉस लॉ के लिए यूज होता है, और ये आपका मोनोपोल और नॉन आइसोलेटेड मैग्नेटिक के लिए यूज होता है। और यहाँ पे कुछ वर्ड स्टेटमेंट है जो कि इसके अंदर यूज होते हैं, तो इस स्टेटमेंट को भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होगी। और यहाँ पे जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो दिया गया है, यहाँ पे आप उसको कवर अप कर सकते हैं। ओके, सारी चीजें यहाँ पे है, आप अच्छी तरीके से उनको एक्सप्लेन करके, अच्छी तरीके से उनको प्रैक्टिस करके सारी चीजों को कवर अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। और सिंपल सा इंटीग्रेशन है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आप जितना ज्यादा उनको देखेंगे सारी चीजें वहां से आपकी कवर अप हो जाएंगी। ओके, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेहनत एफर्ट लग रहा है फ्रेंड, आपके पास सपोर्ट और प्यार की जरूरत है, जितना ज्यादा सपोर्ट आप दिखाएंगे उतना बेहतरीन कंटेंट आपको मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा, और एग्जामिनेशन से पहले पहले हर एक टॉपिक को मैं कवर अप करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और आपका बेस्ट प्यार और सपोर्ट रहा तो बेहद जरूरी रहा और बेहतरीन रहेगा। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से कवर अप करके जाना है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। और ये सारी चीजें हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को अगर आप देख लेंगे तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा का काम करेगा। ओके, तो ये टॉपिक आपके लिए बेहतरीन है, और इसी के साथ हमारा जो ये सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स वो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।